हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। तो दोस्तों, यहाँ हम करें दृष्टि आईएएस की क्विक बुक और चल रहा है हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें अभी फिलहाल भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, चैप्टर नंबर 6 जो कि है मृदा यानी कि सॉइल। तो यहाँ पे गाइस आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप बात करें ज्योग्राफी के लिए कोई एक बुक बताओ जिससे मेरा काम चल जाए, तो वो है ये बुक। ठीक है, बेस्ट है। इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता मार्केट में और कुछ होगा। इससे ज़्यादा फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, इससे ज़्यादा चीज़ें कवर करी हुई नहीं मिलेंगी। तो गाइस, अगर आपको लिंक चाहिए ना, अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इस बुक की जो है लिंक मिल जाएगी। तो आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट मेरी तरफ से ये है कि अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो इनफ है। शुरू करने से पहले गाइस सिलेबस देख लेते हैं। हमेशा हम सिलेबस की पहले बात करते हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया और अभी फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे। ठीक है, मृदा। और इस बुक की एक अच्छी बात यह है कि आपको स्टार्टिंग में ही टॉपिक्स पता चल जाते हैं। टॉपिक्स के तहत हमें क्या पढ़ना है, यानी कि टॉपिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, ये भी आप लोग को पता चल जाता है। ऐसा हर बुक में आपको नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, तो बेहतरीन बुक है, मुझे लगता है इससे अच्छी बुक नहीं है कोई ज्योग्राफी के लिए। देखिए, मैं हर सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगी, फिलहाल अभी ज्योग्राफी पढ़ाई तो मैं ज्योग्राफी के लिए जरूर बोलूँगी। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों बस आप लोग से इतना सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, अब हम पहुँच जाते हैं आगे अपने चैप्टर पे। तो गाइस, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है सॉइल। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सामान्य परिचय एंड जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसने कहा जो मृदा है ना, पृथ्वी की ऊपरी परत है। ठीक है, जो सबसे पृथ्वी पे आपको जो सबसे ऊपर मिलेगा वो मृदा है, जो क्या है पौधों की वृद्धि के लिए क्या है प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, जल, अन्य खनिज लवण प्रदान करती है। यानी पौधों के लिए ये क्या क्या देती है, पौधों को पोषक तत्व देती है, जल देती है, खनिज लवण। पृथ्वी की ये ऊपरी परत जो है खनिज कणों और क्या है जीवाश्म का एक मिश्रण है जो लाखों वर्ष से निर्मित होता है। मतलब मृदा को बनने में लाखों वर्ष लग गए हैं। ये क्या है, इसमें क्या है खनिज कण हैं और जीवाश्म है। ठीक है, इसमें लिखा है सामान्यतः मिट्टी की कई परतें होती हैं। चलिए देखेंगे, जिसमें सबसे ऊपरी परत क्या होती है, छोटी मिट्टी के कण होते हैं, सड़े गड़े हुए पेड़ पौधे, जीवों के अवशेष होते हैं। जो सबसे ऊपर जो हम मिट्टी देखते हैं, छोटी छोटी मिट्टी होती है, मिट्टी के कण होते हैं, सड़े गले पौधे होते हैं, आपको जीवों के अवशेष मिल जाएंगे। ये परत फसलों की पैदावार के लिए उपयोगी होती है बहुत ज़्यादा, और यही परत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब इस तरह जो है मृदा शैलों के अपक्षयन विघटन से उत्पन्न भू पदार्थों, मलबा, विविध जैव सामग्रियों का सम्मिश्रण होती है। मतलब ये किस किस चीज़ का सम्मिश्रण है, यानी किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। देखिए क्या होता है, इसने कहा शैल कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कोई चट्टान है। तो चट्टान का क्या होता है, अपक्षयन होता है, उसका विघटन होता है, इसकी वजह से मृदा बनती है। तो इससे क्या है, इससे क्या होता है, मतलब अपक्षयन या विघटन से क्या होता है, अपक्षयन और विघटन से क्या होता है कि भू पदार्थों, मलबा, विविध जैव सामग्री, इन सब का सम्मिश्रण क्या हो जाता है, आपका मृदा है। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है, मतलब सबसे ऊपर आपको, यानी कि भूपर्पटी पर आपको यही मिलेगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या जो पृथ्वी है, सपोज ये अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो सबसे ऊपर वाली है उसे हम बोलते हैं भूपर्पटी। यहीं पे आपको मृदा मिल जाएगी, मृदा। इसने कहा दूसरी परत, अच्छा इसमें परतों की बात करी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरी परत है। सबसे पहले हमने किसकी बात कर ली, देखिए सबसे ऊपरी होती है भूपर्पटी, बोल दिया उसको। ठीक है, अब इसने कहा कि दूसरी परत, मतलब हम मान लेते हैं पृथ्वी है। अगर आप इसके एक पॉइंट, मतलब हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, पूरे में यही है सेम। तो अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर ये हमने कहा भूपर्पटी है। ठीक है, अब दूसरी परत यानी इससे नीचे वाली परत की बात कर रहे हैं। दूसरी परत महीन कणों जैसे कि चिकनी मिट्टी की होती है। ठीक है, जिसके नीचे विखंडित चट्टानें, मिट्टी का मिश्रण होता है, और इसके नीचे क्या होता है, अविखंडित सतत चट्टानें होती हैं। ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर क्या है, कई मीटर तक हो सकती है। मतलब इसने कहा कि जो आप सेकंड परत की बात करी तो वो कैसी होती है, चिकनी मिट्टी की होती है। ठीक है, और उसके नीचे क्या है, आपका विखंडित चट्टान होती है, मिट्टी का मिश्रण। और उसके भी नीचे जाएंगे तो अविखंडित चट्टानें होंगी, मतलब ठोस चट्टानें मिलेंगी आपको बिना टूटी फूटी। अब इसने कहा ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक हो सकती है। अब लिखा पौधों की वृद्धि जो है सामान्यतः, मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, जिसमें पौधे की वृद्धि हो रही है तो वो होनी चाहिए 6 से 7 पीएच होना चाहिए। इस पीएच के मध्य क्या, ये जो पीएच है इस मान के मध्य क्या है, पौधे अपनी सारी क्रियाएं करती हैं। मतलब कितना मृदा का होना चाहिए पीएच मान, 6 से 7।
अधिक अम्लीय और जो क्षारीय मृदा होती है वो पौधों के लिए क्या होती है, हानिकारक। यानी कि अगर आप इससे पीछे चले जाएं या इससे आगे चले जाएं इस मान से, तो ये क्या होती है, अम्लीय क्षारीय होती है। तो इसने कहा बहुत ज़्यादा अम्लीय, बहुत ज़्यादा क्षारीय, तो ये हानिकारक है पौधों के लिए। इसने कहा ह्यूमस, खनिज तत्व, जल, वायु, मृदा के क्या है, मुख्य घटक हैं। तो हमें पता होना चाहिए मृदा के मुख्य घटक, मृदा में क्या क्या चीज़ें। तो गाइस ह्यूमस है, उसमें खनिज तत्व हैं, जल है, वायु, सब कुछ है। अब इसने कहा इन घटकों का संयोजन या अनुपात मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है, यानी कि डिपेंड करता है इनका ये किस अनुपात में है। ठीक है, अगर इनका अनुपात कुछ हुआ तो एक तरह की मृदा बनेगी, अगर वही अनुपात चेंज होता है तो दूसरी तरह की मृदा बनेगी। मतलब जैसे जैसे अनुपात होता है उस तरह से क्या होता है, मृदा के प्रकार निर्धारित होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा मृदा के संगठक में सम्मिलित पदार्थ की बात करते हैं। हमने कहा ह्यूमस है, खनिज पदार्थ है, मृदा जल है, वायु है, जीव है, मृदा अभिक्रिया। अब इसमें देखिए ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कितना प्रतिशत होता है मृदा में, 5 से 10% होता है। ठीक है, फिर हम अगर खनिज पदार्थ की बात करें तो 40 to 45% होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा यही होता है। जल कितने परसेंट होता है मृदा में, 25% होता है। वायु कितनी होती है, 25% होता है। उसके बाद है मृदा जीव, मृदा अभिक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसमें मृदा सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं, मृदा परिच्छेदिका की बात करते हैं। तो मृदा के विभिन्न परतों के ऊर्ध्वाधर स्तर यानी कि काट के सामूहिक विन्यास को मृदा परिच्छेदिका यानी कि क्या है लिखा है, ये पार्श्विका कहते हैं। मतलब अगर आप ना ऐसे करके देखेंगे तो ये बहुत सारी परतें आपको दिख जाएंगी पृथ्वी के, जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे। ठीक है, इतनी सारी नहीं होती, इससे कम होती है। मतलब इस तरह से दिखेंगी जब जब आप अंदर जाएंगे। यही परतें ऊर्ध्वाधर हैं, सीधी ऐसे करके परतें दिख जाएंगी। ठीक है, यही क्या है, एक एक परतें, इन ये सब क्या है, ये पूरा है मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि सॉइल की प्रोफाइल होती है। तो ये देखिए यहाँ पे बना भी रखा है इसने। तो चलिए समझते हैं इसे थोड़ा। देखिए ये सबसे ऊपर वाली एक लेयर हो गई। ठीक है, फिर हमने देखा ये जो थोड़ी सी काली काली सी है, ये वाली लेयर हो गई। फिर हमने देखा ये इससे नीचे वाली लेयर अलग है कुछ। ठीक है, फिर हमने देखा ये इससे नीचे वाली लेयर अलग है कुछ, इसका नाम दे रखा है। एक है ओ ए बी सी। ठीक है, उससे नीचे वाली सी, ऐसे करके। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे जब आएगा ये काम। तो इसने कहा कि जो मृदा परिच्छेदिका है, कई मृदा संस्तर से मिलकर क्या होती है, बनती है। प्रत्येक संस्तर अपने भौतिक और रासायनिक संघटक, जैविक पदार्थ, मृदा संरचना में क्या है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी इसने क्या बोला, इन सबको क्या बोल दिया, ये संस्तर बोल दिया। संस्तर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब गाइस इसमें क्या होता है, इसने कहा कि इसमें ना अलग अलग जो संस्तर है ना, उसके भौतिक रासायनिक संगठन एक चीज़, जैविक पदार्थ दो चीज़, मृदा संरचना हर एक की क्या होती है, अलग अलग होती है। ए की अलग, ओ की अलग होती है, ए बी की अलग होती है, सी की अलग होती है। ये सारी चीज़ें सबकी अलग। अब इसने कहा संस्तर ओ की अगर बात करें तो ज़मीनी स्तर पर ह्यूमस जैविक सामग्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम स्टार्टिंग की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो यहाँ ह्यूमस ज़्यादा है, और क्या है, जैविक सामग्री क्या होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। सबसे ऊपर ह्यूमस और जैविक सामग्री। अब देखिए अगर हम संस्तर ए की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ऊपरी मृदा होती है वो सबसे ऊपरी। ठीक है, जैसे ये, तो यहाँ देखिए ये वाली जो इसने कहा ये है ऊपरी मृदा। ठीक है, इससे ऊपर वाले में हमने क्या देखा था, ह्यूमस और जैविक सामग्री आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और इस वाले में आपको क्या मिलेगा गाइस, ठीक है, इसमें ये क्या है, ऊपरी मृदा है, आमतौर पर काले रंग की कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है। मतलब कलर क्या है, काला, और इसमें क्या मिलेगा आपको, कार्बनिक पदार्थ अच्छे खासा मात्रा में मिल जाएंगे। तो इस स्तर को निच्छालन का क्षेत्र भी कहते हैं। निच्छालन का मतलब होता है गाइस, ऐसा समझ लीजिए कि लीचिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो जैसे आपके जो भी पोषक तत्व हैं या फिर ये सब निच्छालित हो गए, धीरे धीरे नीचे जाते हैं, तो इस स्तर से निच्छालन होता है अच्छा खासा। ठीक है, खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थ साथ साथ मिलते हैं इस स्तर में। मतलब जो संस्तर ए में खनिज पदार्थ में मिलेंगे, जैविक पदार्थ में मिलेंगे। पौधों की अधिकांश जड़ें इसी में होती है। तो ये क्वेश्चन है, पौधों की अधिकांश जड़ें किस संस्तर में पाई जाएंगी, तो ए में। अब बी में आ जाते हैं, तो इसमें क्या है, भूमि के नीचे की मृदा। मतलब ये मृदा जो है भूमि के नीचे की मृदा कहलाएगी। चिकनी मृदा होती है, गाद होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जल संचयन का क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कि जो जल होता है ना, वो यहीं पर रुका हुआ होता है, भरा हुआ होता है। साथ ही ये स्तर जो है अपने से ऊपरी स्तर के सभी निच्छालित खनिज संग्रहित करती है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, निच्छालन हो रहा है। मतलब ये हो गया आपका, जैसे सपोज है, ठीक है,
तो ये वाला तो जीरो था, ये जीरो नहीं ओ था, ये वाला ए संस्तर है। अब इसमें खनिज है और इसका निच्छालन हो गया तो ये नीचे चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे है बी, तो यहाँ पे ये खनिज आके रुक गए, यानी यही कहा इसने कहा कि अपनी ऊपरी स्तर के सभी जो निच्छालित खनिज है उसको अपने में कलेक्ट कर रही है। ये देखिए यहाँ पे संग्रहित कर रही है। ये स्तर क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, घुलनशील खनिज मिलेगा। जैसे कैल्सीलाइट से मिलकर बना होता है। ये किससे, कैल्सीलाइट जो खनिज है घुलित कैल्सीलाइट से मिलकर बना होता है। अब इस प्रकार इसमें क्या है, लोहा मिल जाएगा आपको, एल्युमिनियम मिल जाएगा, जैविक मिश्रण यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये ऊपर से ही निच्छालित हो गया है, लोहा मिल जाएगा, एल्युमिनियम मिल जाएगा और जैविक मिश्रण मिल जाएगा। अब देखिए उसके नीचे वाली ओ पढ़ ली हमने, फिर उसके नीचे ए होती है, फिर बी होती है, फिर सी। अब हम सी संस्तर में पहुंच गए। इसमें लिखा है ऋतुच्छरित खराब चट्टान। यहाँ पे सबसे ये होता है चट्टान का बेस होता है, ये वाला सी वाला। ठीक है, सबसे नीचे वाला। ठीक है, ये क्या खराब चट्टान है, ये चट्टान जो है मृदा परिच्छेदिका के नीचे स्थित, सबसे नीचे यही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई खत्म बात। अब इसने नेक्स्ट बात इसने ये कही कि मृदा का वर्गीकरण। तो यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की मिट्टी के क्षेत्रीय वितरण में असमानता का मुख्य कारण क्या है, वनस्पति, उच्चावच, तापमान, वर्षा, आर्द्रता जैसी जलवायु तत्वों के में भिन्नता का होना है। मतलब इसने कहा कि पूरे भारत में ना अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है। और कारण क्या है इसका, कारण यह है कि अलग अलग जगह वनस्पतियाँ अलग अलग हैं, इस वजह से मिट्टी भी अलग अलग है। उच्चावच यानी कि हाई, कोई स्थान नीचे है, कोई उससे ऊपर है, कोई उससे ऊपर है, वहाँ का टेम्परेचर राजस्थान में कुछ और है तो तमिलनाडु में कुछ और है, तो उत्तर प्रदेश में कुछ और है, वहाँ का वर्षा का भी अलग है, तमिलनाडु में कुछ अलग तरह की वर्षा होती है, राजस्थान में कम होती है, वहीं उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक हो रही होती है, बिहार में भी ठीक ठाक हो रही होती है, वहीं आप मध्य प्रदेश बीच में चले जाए तो कम हो जाएगी। आर्द्रता हर जगह अलग अलग होगी, अगर समुद्र के पास है आर्द्रता बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, अब इसने कहा मिट्टी में पौधे और जंतु निरंतर क्या है, सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल आप लोग जानते हैं, जिससे मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए मिट्टी को गतिशील, कार्बनिक एवं खनिज तत्वों का क्या बोलते हैं, प्राकृतिक समुच्चय भी कहते हैं। मतलब इसने कहा कि इसमें मिट्टी में क्या हो रहता है कि मिट्टी में जो है परिवर्तन होता रहता है। किस वजह से होता है, पौधे और जो जंतु हैं सक्रिय रहते हैं, इसकी वजह से मिट्टी में परिवर्तन होता है। अब इसे क्या, मिट्टी को गतिशील कार्बनिक, मिट्टी को क्या बोले, गतिशील कार्बनिक खनिज पदार्थों का प्राकृतिक समुच्चय बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो फिर वही वाली बात है, उच्चावच हो जाता है। चट्टानें हर जगह की अलग अलग टाइप की होती है, तो उससे जो मृदाएं बनती है वो अलग अलग हो सकती हैं। जलवायु, यही मौसम जलवायु कैसा है, वेदर। वनस्पति देख लीजिए, समय, अलग अलग समय में अलग अलग तरह की हो सकती है। अब इसने कहा कि मानवीय क्रियाएं भी जो है मृदा को प्रभावित करती है। भिन्न भिन्न भौगोलिक मानवीय क्रियाओं से भी मृदा अलग अलग हो सकती है। हर जगह की भिन्न भिन्न भौगोलिक वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार की क्या है, मृदा पाई जाती है। तो अभी तक कुछ भी ऐसा समझ जो ना समझ में वाला हो नहीं आया अभी तक। बाद में मृदा की उत्पत्ति और भौगोलिक विस्तार के आधार पर हमने मृदा का क्या करा है, वर्गीकरण। यानी कि मृदा का वर्गीकरण आपने किस आधार पर किया, एक मृदा की उत्पत्ति कैसी है, बहुत पुरानी है, अभी की है, कब की है, भौगोलिक विस्तार कैसा है, इन दोनों वजह से हमने क्या किया, मृदा का क्लासिफिकेशन किया। जैसे उत्पत्ति की अगर बात करें, उत्पत्ति के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे लिखा है स्थानजन्य मृदा। ठीक है, और एक होता है परिवहित मृदा। ठीक है, समझिए, देखिए एक तो होती है स्थानजन्य में होते हैं मंडलीय मृदा होती है, अंतः मंडलीय मृदा होती है। ठीक है, अच्छा, और जो परिवहित मृदा है उसमें जलोढ़ मृदा होती है, मरुस्थलीय मृदा होती है। ठीक है, तो गाइस ये हम अभी पढ़ेंगे, आगे सारे पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे, एक 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 एक। तो यहाँ पे देखिए स्थानजन्य मृदा होती है, स्थानजन्य जो है जैसे है वहीं पे बन रही है वहीं पे। जैसे मंडलीय मृदा की अगर बात करें इसमें दो टाइप की आ गई, एक हो गई लाल मृदा या लेटराइट मृदा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अंतः मंडलीय में अगर हम बात करें तो काली हो गई, पर्वतीय हो गई, सेलाइन या अल्कलाइन मृदा हो गई और पीट मृदा हो गई। सब इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ेंगे। परिवहित में क्या होता है, जलोढ़ मृदा, ये कैसे बनती है, ये ऐसे बनती है कि नदियों से मिट्टी बहाकर लाई जाती है और कहीं पे जाके उसका निक्षेप हो जाता है। मरुस्थलीय मृदा हो गई, उड़ उड़ के मिट्टी आ रही है और कहीं पे कुछ हो रहा है, चलिए मिट्टी नहीं, धूल रेत टाइप। फिर इसने कहा एक तो हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर हमने बात करी। अब हमने भौगोलिक विस्तार के आधार पर अगर बात करें तो 1956 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा ये वर्गीकरण आया है। तो इसमें वृहद समूह वाले और एक हो गया लघु समूह वाले। ठीक है, जैसे वृहद समूह बड़ा एरिया ले रहा है, जो जैसे आपकी जलोढ़ मृदा है, अच्छा खासा वृहद समूह है इसका। इसमें है लाल पीली मृदा हो गई, लाल पीली मृदा, काली मृदा या रेगुर मृदा बोलती है, लेटराइट मृदा हो गई,
ये हमने वर्गीकरण किया बस। और लघु समूह वाले में पर्वतीय मृदा होती है, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा हो गई, आपकी लवणीय होती है, पीट जैव मृदा हो गई। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा सा रटना भी नहीं पड़ेगा गाइस। अभी आपको मे भी लग रहा हो फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो, लेकिन इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हम ये कोई बिल्कुल आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए जलोढ़ मृदा लिखा है आपका परिवहित मृदा है और ये उत्पत्ति के आधार पे आती है मृदा का जब हम वर्गीकरण कर रहे थे। तो चलिए जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल, इंग्लिश में इसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जलोढ़ मृदा का क्या है, ये क्या हिमालय से जो नदियाँ आ रही होती है ना, वो अपने साथ अवसाद लाती हैं, फिर उनका कहीं पे जाके वो अवसाद को छोड़ देती है, यानी कि निक्षेपण हो जाता है। या सागर द्वारा क्या होता है, पश्चगमन यानी कि पीछे हटने के उपरांत क्या है, छोड़े गए गाद से बनी होती है। इसे जो है आपका कॉप मृदा या फिर कछारी मृदा भी कहते हैं। मतलब 2 तरीके से, नदी बहती हुई आ रही है, अपने साथ अवसाद ला रही है, फिर उसका निक्षेप कर दे रही है, उसकी वजह से मृदा बन जा रही है। सागर जो है जब पीछे हटता है तो अपने साथ गाद लाता है या मिट्टी लाता है, कुछ ऐसा ही समझिए, तो वो उसे लाता है और छोड़ देता है, उसकी वजह से बन जाती है। तो इसी मृदा को यानी कि जलोढ़ मृदा है या फिर एलुवियल सॉइल है, इसी को हम कॉप या फिर कछारी मृदा भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास है। मतलब आपको उत्तरी मैदान में, अगर आप गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान गई तो अच्छी खासी मिट्टी मिलती है यहाँ पे, उपजाऊ। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो तटीय मैदान, हमने कहा समुद्र से भी हो रहा है। प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन, डेल्टाई भाग, यहाँ पे भी नदी है प्रायद्वीपीय भारत में, तो वहाँ पे भी आपको ये मृदा मिल जाएगी। तो इस मिट्टी का अगर विस्तार की बात करें तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, कोई नहीं पूछेगा। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर, मतलब भारत में मैक्सिमम कौन सी मृदा आपको मिल जाएगी, जलोढ़ मृदा मिल जाएगी। अब मैं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जो है अवसादों के निक्षेप, मतलब बहुत सारे स्रोत हैं जिससे क्या अवसाद है, अवसादों का निक्षेप होता है। तो इस निक्षेप से इस मृदा का जो विकास होने के कारण अन्य मिट्टियों की अपेक्षा इसमें जो है खनिज विविधता भी अधिक है। मतलब इस मिट्टी में आपको खनिज विविधता, बहुत सारे खनिज मिल जाएंगे। ये कृषि के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार की मृदा पर प्राय क्या गहन कृषि होती है, मतलब भारी भरकम कृषि होती है, जैसे गेहूं की, चावल की, गेहूं की, धान की, आपको यहाँ पे कृषि मिलेगी। अब इसमें क्या है, पोटाश सबसे ज़्यादा होता है, चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस इसकी कमी होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि जो जलोढ़ मृदा है ना, उसमें क्या अधिक है, क्या नहीं है, या कम है। तो कम क्या है, देखिए 2 चीज़ बन जाती है यहाँ पे, क्या ज़्यादा है, क्या कम है। जलोढ़ मृदा में क्या ज़्यादा है, पोटाश ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, चूना। ठीक है, कमी किस चीज़ की है, फॉस्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, ह्यूमस की कमी है। ठीक है, इनकी कमी होती है तभी हम क्या डालते हैं पता है, यूरिया डालते हैं। ठीक है, इसके उपजाऊ बनाने के लिए, फसलों के लिए। जलोढ़ मृदा गठन में जो है बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्राप्ति पाई। मतलब इसने ये बोला कि इस मिट्टी में आपको बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक सब कुछ मिलेगा। बलुई दोमट मृदा की जो है जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, यानी कि इसमें क्या होता है ना, अगर बलुई दोमट है ये मिट्टी, तो जो जल आ रहा है ना, बारिश, सपोज बारिश से ही आ रहा है, तो वो ना नीचे बह जाएगा, नीचे चला जाएगा। मतलब ये अपने आप में ना जल रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में क्या होते हैं, रवे होते हैं। जबकि चिकनी जलोढ़ मिट्टी होती है जो, उसमें जल धारण क्षमता अच्छी खासी होती है। मतलब ये हो गया कि ये मिट्टी है चिकनी कौन सी मिट्टी है, चिकनी जलोढ़ मिट्टी है, तपोदी है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं ना, पानी को ना अपने में ही रख लेती है, नीचे नहीं जाने देती है। तो इसकी जल धारण क्षमता अच्छी है। मतलब इसकी जो है चिकनी जलोढ़ मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी है, लेकिन वहीं बलुई दोमट की बात करें तो इसकी जल धारण क्षमता अच्छी नहीं है। ठीक है, मतलब जल को अपने में कम रोक पाती है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमने पढ़ लिया था। भारत में जलोढ़ मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध क्या है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से है, इसके कारण है इसके ऊपर की परतों में क्या है, क्षारीय तत्वों की अधिकता रहती है और रंग हल्के धूसर से है, राख धूसर जैसा होता है। ठीक है, अब हमें इसे ये कहाँ मिलेगी आपको, ऐसी जगह भारत में जहाँ अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश मिलेंगे वहाँ। इसमें ये क्या है, इसकी परतों में क्या है, क्षारीय तत्व मिलेंगे। अब इसके कलर की बात करें तो हल्के धूसर से लेकर राख धूसर जैसा इसका कलर होगा। ठीक है, जो निक्षेपण की गहराई, उसके गठन, उसके निर्माण में लगने वाली समयावधि का निर्धारण क्या करती है, निर्भर करती है। जो कलर है किस पे निर्भर करेगा कि कितने समय में बनी है, उसका गठन, उसकी निक्षेपण की जो गहराई है वो कैसी है। अच्छा, सतलुज यमुना का मैदान की बात करें तो ये आप जानते हैं कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी गंगा के मैदान की बात करें तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बांगर पाई जाती है। ठीक है, मध्य और निम्न मैदानी क्षेत्र में जो है बाढ़ के कारण मृदा का नवीनीकरण होता है। मतलब तब नदियाँ जब बाढ़ आती है तो क्या है, नई मिट्टी
का निर्माण होता है, मतलब नई मृदा बनती है। ठीक है, तो ये कहाँ बन रही है? मध्य या निम्न मैदानी भाग क्षेत्रों में। ठीक है, अब इसने कहा कि इसे जो है नवीन जलोढ़ मृदा या फिर हम बोलते हैं खादर। जो पुरानी वाली मिट्टी होती है उसको बांगर बोलते हैं, और जो बाढ़ की वजह से नई मिट्टी बनती है उसको हम बोलते हैं खादर। जैसे हमने देखा बिहार में, जैसे सपोज की बाढ़ आ रही है तो वहाँ पे हमने ये भी देखा था बांगर और नीचे खादर। यहाँ पे बाढ़ आ रही है, थोड़ा सा एरिया नीचे है, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो यहाँ की जो मिट्टी है उसको, ये जो एरिया है उसको हम खादर बोलते हैं, ऊपर वाला बोलते हैं बांगर। यहाँ पे जो मिट्टी है वो पुरानी होती है। यानी इसे सतलुज यमुना मैदान, पंजाब हरियाणा, ऊपरी गंगा का मैदान, यहाँ आपको बांगर मिल जाएगी। मध्य निम्न मैदानी क्षेत्र, वहाँ पे आपको कौन सी मिल जाएगी? खादर मिल जाएगी। नवीन जलोढ़ मृदा मिल जाएगी, क्योंकि बाढ़ आती रहती है। गंगा के मैदानी भाग में क्या है, इसकी गहराई की अगर बात करें 200 मीटर तक है इस मिट्टी की। अब इसने कहा कि इस मिट्टी में मुख्यतः क्या है? गेहूँ होता है, गन्ना होता है, जौ, दाल, तिलहन, और गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में आपको जूट की फसल में। अब इम्पोर्टेंट बात सुनिए, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? गेहूँ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको गन्ना मिल जाएगा, जौ, दाल, तिलहन मिल जाएगी, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये वाली बात हो जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी में आपको क्या मिलेगा? जूट मिलेगा। ठीक है, तो इस मृदा में क्या है? सामान्यतः मृदा संस्तर नहीं पाई जाती, जैसे कि अभी हमने देखा ना कि 0 A B C D वाली देखा, तो बिल्कुल वैसी नहीं पाई जाती। जलोढ़ मृदा को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, भावर, तराई, बांगर, खादर। समझिए, ये पहाड़ है, तो जहाँ पहाड़ खत्म हो रहे होते ना गाइस, उसके बाद कुछ किलोमीटर तक, सपोज मान लीजिए 8, मान नहीं लेना 8 किलोमीटर तक, 8 से 10 किलोमीटर तक जो होती है उसको हम बोलते हैं भावर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, उससे भी आप और 15-30 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो जो होती है वो होती है तराई एरिया होता है। जब उससे भी और आगे बढ़ेंगे तो बांगर वाला एरिया होता है, और जब उससे भी आगे बढ़ेंगे तो खादर वाला एरिया होता है। तो भावर में क्या होता है गाइस, यहाँ पे हमने बात करी थी जब हमने पढ़ा था, तो इसमें पत्थर होते हैं, और नदियाँ जो बह के आ रही होती है वो पत्थरों के नीचे से, यानी विलुप्त सी हो जाती है, मतलब पत्थरों से के नीचे से होके जा रही होती है। और तराई एरिया में वही नदियाँ फिर दिखने लगती हैं हमको। और बांगर में क्या होता है, पुरानी मिट्टी वाला वो एरिया होता है, उपजाऊ भी नहीं होता इतना। खादर में क्या होता है, बाढ़ बाढ़ आती है, इसकी वजह से नई जो है मृदा का निक्षेप होता है ना, अवसादों का निक्षेप होता है, नई मृदा बनती है, तो ये ठीक ठाक एरिया है। अब इसने कहा प्राकृतिक वनस्पति के लिए क्या है आवश्यक पोषक तत्व। देखिए, इसने कहा नवीन अनुसंधान के अनुसार पौधे की वृद्धि के लिए और उसके विकास के लिए 18 पोषक तत्व जरूरी होते हैं। 3 भागों में इसने बांट दिया 18 पोषक तत्वों को। देखिए, प्राथमिक पोषक तत्व होता है, द्वितीयक, और क्या होता है सूक्ष्म, मतलब इसकी सबसे कम जरूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा ये होने चाहिए आपकी मृदा में। जैसे फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन, पोटाश, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और सबसे कम इम्पॉर्टेंट, और फिर सेकंड नंबर पे जो है इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं वो आपके टोटल 18 हैं, और हमने उसको वर्गीकृत कर रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाले फिर से देखिएगा, रट लीजिएगा, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन, पोटाश, ये 3 एक साथ पढ़िएगा हमेशा। उसके बाद है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पढ़ लीजिएगा, मतलब 6 का वो बना लीजिए, 3-3 का करके। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है पोषक तत्व का दूसरा जो वो आता है उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। उसके बाद ये सूक्ष्म, सबसे कम जो ज़रूरत होती है, फिर भी ज़रूरत होती है बट कम, जैसे मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, आयरन हो गया, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, फिर है कोबाल्ट है, क्लोरीन है, सोडियम है, ये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बस इसे अपना अभी इसी वक्त 5 बार पढ़ लीजिए, ऐसे ही दिमाग में घुस जाएगा। अब इसने कहा जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें कीटभक्षी पौधे, जैसे कि आपका ड्रोसेरा, घटपर्णी, यानी कि जो ऐसे पौधे जो कीड़ों को खा लेते हैं। ठीक है, तो इसने कहा जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ कीटभक्षी पौधे, जैसे कि ड्रोसेरा हो गया, घटपर्णी हो गया, विनस फ्लाई ड्रैप हो गया, ये सब उगते हैं। ठीक है, तथा नाइट्रोजन की पूर्ति अन्य जीवों के भक्षण से करते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की कमी है तो ये पौधे क्या करेंगे, इनको मतलब ये पौधे क्या करेंगे, कीटों को खाएंगे और अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे। भाई ये कहानी है। ठीक है, तो अब ये तक हमने कौन सी कोई मृदा ही पढ़ रहे थे हम लोग, इस कौन सी मृदा की बात करते हैं, जलोढ़ मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्या थी, अभी तक सिंपल थी, उसमें कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा होगा। अब हम कौन सी मृदा की बात करने जा रहे हैं, लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए एक मृदा यहाँ पे लिखी हुई है लाल पीली मृदा। चलो आइए देखते हैं क्या कहानी है इसकी। तो अभी हुए हैं 24 मिनट, अभी तो बहुत टाइम है। अब इसमें लिखा है ये भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मृदा है जिसका विकास कहाँ हुआ है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। और ये आग्नेय चट्टान कैसी होती है, ग्रेनाइट और नीस की होती है। चट्टानें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, हम आगे पढ़ लेंगे।
इसलिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। आग्नेय चट्टान वो होती है, देखिए जैसे कि ना ये ज्वालामुखी है, फिर इसमें विस्फोट होता है तो इसमें लावा जो बहता हुआ चलता है, ठीक है, मैग्मा बहता हुआ चलता है और फिर जाके जम जाता है। तो ये जो चट्टान यहाँ पे बन जाती है ना इसके जमने से, उसको हम आग्नेय चट्टान बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका आग्नेय चट्टान में क्या है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, ये हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब समझिए, ये आपको ये जो है लाल पीली मृदा कहाँ मिली है, दक्कन के पठार में मिली है, उसके पूर्वी दक्षिणी भाग में मिली है, जहाँ पे वर्षा क्या होती है, कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या मिल रही है, रवेदार आग्नेय चट्टान मिल रही है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट की गिरिपदी क्षेत्रों में, फिर उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में और मध्य गंगा के मैदान में दक्षिणी भागों में भी ये मृदा आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ पे कहीं डायग्राम नहीं दे रखा है गाइस। तो ये लिखा है, ये देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं लाल पीली मृदा की बात कर रहे हैं। ये रेड कलर की है, देखिए एक तो इसने कहा दक्कन का पठार हो गया, दक्कन ट्रैप हो गया, तो एक तो दक्कन ट्रैप में मिलेगी। अब ये देखिए यहाँ पे है कहीं थोड़ा सा कर्नाटका वाला एरिया है, महाराष्ट्र वाला एरिया, फिर यहाँ पे देखिए आपको आंध्र प्रदेश भी मिल जाएगा, यहाँ पे यहाँ उड़ीसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। अरे दिख तो कुछ रहा नहीं है, हाँ तो यहाँ मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये वाले एरिया में देखिए कर्नाटका भी रहता है, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश आता है, केरल है आपका, तमिलनाडु है, यहाँ पे आपको देखिए तेलंगाना वाला एरिया आ गया, ये आपका होता है उड़ीसा वाला एरिया होता है, थोड़ा वेस्ट बंगाल आ गया, थोड़ा यहाँ पे बिहार भी आ गया, थोड़ा ये वाला छत्तीसगढ़ वाला एरिया, मध्य प्रदेश वाला एरिया आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर पूर्वी में यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, यहाँ पे आपका मिज़ोरम है, आपका क्या है, मेघालय, असम थोड़ा सा, और ये वाला ये मतलब इसमें ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो ये अच्छा डायग्राम है। तो जलोढ़ मृदा की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए जो हमने अभी पढ़ी थी जलोढ़ मृदा ग्रीन वाला, ये देखिए ये गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मिल जा रही है, ठीक है। और हमने कहा तटों पे भी मिल जाएगी, क्योंकि समुद्र जब पीछे की तरफ हटता है तो कुछ अपने अवसाद गाद छोड़ देता है, जिसकी वजह से बन जाती है। तो देखिए तटों पर मिल जा रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो काली रेगुर तो नहीं पढ़ना था अभी हमें, लाल पीली मृदा तो इसने बता दिया कहाँ कहाँ है। देखिए गंगा के कहाँ पश्चिमी घाट हमने देख लिया था, उड़ीसा, उड़ीसा देखा था, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में देखे थे, मध्य गंगा मैदान में देख लिया था, तो ठीक है यहाँ हमें मिल गए। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्र में क्या होता है, इसी मिट्टी का विकास होने के कारण इसे मंडलीय मृदा कहते हैं। तो इसने कहा प्रायद्वीपीय पठार तो हम देख ही रहे हैं, मैक्सिमम जो है ये प्रायद्वीपीय पठार में अच्छा खासा, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, तो मैक्सिमम इसमें प्रायद्वीपीय पठार में आपको ये मिट्टी मिल रही है, ठीक है। अब इसने कहा कि अब इस मिट्टी की बात करें तो इसमें कहा है कि इसे मंडलीय मृदा बोला है, ठीक है। अब देखो लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन बन जाता है कि इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल क्यों है, ये हो गया आपका लोहे के ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस मृदा में क्या है, आपका नाइट्रोजन है, आपका फॉस्फोरस, पोटाश, ह्यूमस, इसकी हो जाती है कमी, ठीक है। फिर हमने वही वाली बात कही, क्या ज़्यादा है क्या कम है, तो लोहे के ऑक्साइड इसमें ज़्यादा होंगे और इसका कलर लाल कर रहे हैं। क्या कमी है इसमें, नाइट्रोजन कम है, फॉस्फोरस, पोटाश, यानी कि 3 तो भयंकर ही कम है, ठीक है। हमने 6 पढ़े थे जो प्राथमिक पोषक तत्व थे, जिसमें से 3 तो यही थे, तो ये तीनों ही कम है। फिर ह्यूमस भी कम है, ठीक है। तो ये क्या है, स्वभाव से क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की हो गई है। अच्छा महीन कण वाली जो है लाल पीली मृदाएं सामान्यतः क्या है, उर्वर होती है, इसमें उर्वर है मृदा, जबकि मोटे कण वाली जो मृदा होती है वो अनुर्वर होती है। यानी कि 2 टाइप बात करी इसे, एक कहा एक लाल पीली मृदा ही उर्वर भी होती है, अनुर्वर भी होती है, लेकिन जो उर्वर होती है उसके जो कण है ना वो होते हैं महीन, और जो अनुर्वर होती है उसके कण क्या होते हैं, मोटे, ठीक है। अब इसने कहा लाल मृदा, ऊंची भूमियों पर क्या है, बाजरा, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, बाजरा हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, आलू की खेती हो जाएगी हाइट पे, अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हैं। वहीं अगर निम्न भूमि की अगर बात है तो वहाँ पे आपको चावल मिलेगा, रागी मिलेगा, तंबाकू मिलेगा, सब्जी मिलेगी, ये सारी इन सब चीज़ों की खेती मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, आप 2-4 बार ऐसे पढ़ेंगे तो याद आपको करना है, ये आपकी मजबूरी है। अब कैसे आप याद करते हैं ये आपको देखना है। फिर काली रेगुर मृदा की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहले तो यहाँ देखेंगे काली रेगुर मृदा है कहाँ पे। तो देखिए काली 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 मृदा, तो ये रही आपकी काली मृदा जो आपको बहुत ही कम दिखेगी, मुझे तो अभी तक दिखी नहीं, ठीक है, नहीं दिखी कैसे नहीं, ये रहा, ये पूरी है, ये काली रेगुर मृदा, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया दिख रहा है आपको गाइस, ये महाराष्ट्र वाला है, कर्नाटका वाला है, यहाँ पे तेलंगाना ऐसे करके है, यहाँ पे गुजरात का काठियावाड़ है, ठीक है, कच्छ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब देखिए कहानी, ये इंपॉर्टेंट है, सारी मृदा इंपॉर्टेंट है। इस मृदा का निर्माण जो है दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा के पदार्थों के विखंडन से हुआ है। मतलब इसने कहा ये पृथ्वी, बीच में दरार है पृथ्वी में, यहाँ से ऐसे करके लावा निकलता है और बाहर जाके ऐसा फैल जाता है।
तो कौन सी मृदा बनती है, रेगुर मृदा या काली मृदा बनती है। ठीक है, अब लिखा है ये भारत की तीसरी सबसे प्रमुख मृदा है। पहली जलोढ़ मृदा थी, दूसरी आपका लाल पीली मृदा थी, और तीसरी आपकी होगी काली मृदा। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकास इसका महाराष्ट्र दक्कन ट्रैप पे मिल रहा है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मिल रहा है। वही चीज़ हमने अभी इस यहाँ पे देखी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र का एरिया ये। चलो फिर इसके बाद बात करी जाए तो इसके अलावा कहाँ मिला, मध्य प्रदेश मालवा पठार, गुजरात काठियावाड़, अभी हमने कर्नाटका बेंगलुरु मैसूर, तमिलनाडु कोयम्बतूर मैत्तूरे यहाँ मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना पठार, छोटा नागपुर राजमहल पर्वतीय क्षेत्र, इन सब में मिल जाएगा। फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये छोटा नागपुर वाला जो एरिया हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको तमिलनाडु में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये काठियावाड़ा में मिल रहा है, आपका महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप पे मिल रहा है, कर्नाटका में मिल रहा है, थोड़ा बहुत तेलंगाना में मिल रहा है। ठीक है, मतलब वही सारी चीज़ जो वहाँ लिखी थी वही है, छोटा नागपुर में है। अब इसने कहा कि इस मिट्टी में क्या होती है सबसे ज़्यादा, इसमें कपास की खेती होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, काली कपासी मृदा भी बोलते हैं, या हम इसी को रेगूर मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय आपका चैनोजम या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उष्ण, देखिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्या चैनोजम भी बोलते हैं इसी मृदा को, काली मृदा को, या रेगूर मृदा को, या काली कपासी मृदा भी बोलते हैं, क्यों कपास की खेती हो यहाँ पे, या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी बोलते थे, काली मृदा है ब्लैक अर्थ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इस मृदा को क्या है, करेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूपी में इसे करेल बोलते हैं। ठीक है, कपास के अतिरिक्त ये मृदा, मतलब कपास तो हो ही रही है, उसके अतिरिक्त गन्ना, गेहूँ, प्याज, फल, इन सब की भी खेती यहाँ पे हो रही है। ठीक है, काली मृदा जो है आपका मृणमय, गहरी, अपारगम्य होने के कारण क्या होते हैं, गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं इसमें। मतलब इसने ये बोला कि ये मृदा कहती है नम्रमण्य, गहरी है, अपारगम्य, मतलब इसमें से जो जल है नीचे की तरफ नहीं जाएगा, मतलब बह के नीचे नहीं जा पाएगा, कुछ भी पार, मतलब कुछ भी जो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अगर आप इसे ना गीली कर दे रहे हैं तो कैसी हो जा रही है, चिपचिपी। ये हो गया एक क्वेश्चन है। और जब आप इसे शुष्क यानी कि सुखा दे रहे हैं तो इसमें क्या बन जा रही है, बड़ी बड़ी दरारें बन जा रही हैं। ठीक है गाइस, तो इंपॉर्टेंट बात है, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, जिसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है जैसे इसमें क्या है, स्वतः ही जुताई हो गई हो, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। बन गया एक क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा। जैसे ही सूखेगी ना तो इसमें दरारें से बन जाएंगी, तो आपको ऐसा लगेगा यार इसमें अपने आप ही ना जुताई हो गई, जुताई खेतों में करते हैं ना जुताई, वैसा ही कुछ। तो इसे क्या स्वतः जुताई वाली मृदा बोले हैं, तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट, ये बन गया क्वेश्चन। इस मृदा का जल धारण क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। हमने कहा ना जल को ये पास नहीं होने देती, तो अपने में ही समेटे रहती है, तो जिसके कारण क्या होता है, सिंचाई में क्या है, कम आवश्यकता पड़ती है, कि सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। क्यों, क्योंकि हमें जब जल है ही ऑलरेडी हमारे पास, तो हमें सिंचाई के लिए और जल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तो इसकी एक अन्य विशेषता देखिए, शुष्क ऋतु में भी ये क्या होती है, ये मृदा अपने में नमी बनाए रखती है। ठीक है, यही कारण होता है कि शुष्क प्रदेशों में क्या है, काली मृदा की उपस्थिति के कारण नमी धारित फसलें जो है उत्पादित की जा सकती है। मतलब इसने कहा कि इसमें नमी को धारण करने की क्षमता होती है। अगर हम शुष्क ऋतु में भी बात करें तो इसमें नमी आपको मिलेगी मिलेगी। इसकी वजह से जो शुष्क प्रदेश होते हैं ना, उसमें आप ऐसी फसलें उगा सकते हैं ना जिसको नमी की ज़रूरत है, तो वैसी फसलें भी शुष्क प्रदेशों में हो जाती हैं अगर ये मृदा है तो। ह्यूमस, एल्यूमिनियम, लोहे के टाइटेनीफेरस मैग्नाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इसका जो कलर है वो हो गया काला। अब समझिए कलर काला क्यों हो, ह्यूमस की वजह से, एल्यूमिनियम, लोहे के टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, काला। और जैसे इस मिट्टी में अब किस चीज़ की कमी है, क्या अच्छी खासी मात्रा में, तो सबसे पहले देखते हैं कमी किस चीज़ की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैव तत्वों की कमी है इसमें। पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, ये अच्छी खासा मात्रा में मिल जाएगा। तो गैस रटिए, चाहे जैसे भी रटिए। अब आ जाते हैं लेटराइट मृदा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो गए कितने मिनट हो गए गैस, हो गए 34 मिनट। चलिए लेटराइट मृदा भी करते हैं। तो इसमें इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वर्षा ज़्यादा होती है। मतलब लेटराइट मृदा आपको जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा। अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, जल के साथ जो है चूना और क्या होता है, सिलिका का निच्छालन हो जाता है और लोहे के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के यौगिक जो शेष बच जाते हैं। मतलब सपोज ये रही मृदा हमारे पास। अब इसमें आपके पास क्या क्या है, देखिए इस यहाँ पे जल है, यहाँ पे चूना भी है, यहाँ पे लोहा भी है, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम भी है, ये सारी चीज़ें। अब क्या हुआ, बारिश हुई बहुत ज़्यादा।
अब बारिश में जल तो है ही, ठीक है, जल भी नीचे जा रहा है, चूना भी नीचे चला चला जा रहा है, ये सारी इनका निछाल हो जा रहा है। और जो जो चीज़ें रह जा रही हैं वो क्या है, लोहा यहीं पे रह गया, नहीं हुआ, नीचे नहीं गया, एल्यूमिनियम भी नहीं गया, ठीक है, भाई इतनी सी बात कही इसने। अब लिखा है ये साधारणतः कैसे कलर की, लाल भूरे रंग की होती है, पश्चिमी घाट पे आपको अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक है। अब इसने कहा कि केरल, मालाबार प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार, असम की पहाड़ी, मेघालय पठार, आपको देखिए जब बारिश आती है ना दक्षिण पश्चिम मानसून, तो एक तो यहाँ पे ही चल रहा है, तो ये हो गया पश्चिमी घाट, तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र भी मिल जाता है, कर्नाटका भी मिल जाता है, केरल भी मिल जाता है, मालाबार तट है केरल का, यहाँ मिल जाता है। फिर यहीं से ये इधर भी जाती है, यही दक्षिण पश्चिम मानसून, तो मेघालय में मिल जाएगा आपको, यहीं से ये एंट्री मारती है, तो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहीं से आपको असम में भी आपको ये वाली मिट्टी मिल जाएगी अच्छी खासी, जहाँ बारिश हो रही है ना। हमने जब देखा था दक्षिण, आप ये समझ लो दक्षिण पश्चिम मानसून जहाँ जहाँ था ना स्टार्टिंग में, है ना, हर जगह आपको कौन सी मृदा मिल जाएगी, ये वाली, कौन सी मृदा की बात कर रहे हैं वैसे हम, लेटराइट मृदा आपको वहाँ मिल जाएगी। फिर से पढ़ लीजिए चाहे तो आप, उड़ीसा में आप बारिश होती है, महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगी, कर्नाटका में मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो पश्चिमी घाट पे आ जा रहे हैं, तो वहाँ मिल जा रही है। पश्चिमी घाट पे बारिश आप जानते ही अच्छी खासी होती है। टेम्परेचर तो ज़्यादा है ही, आप भूमध्य रेखा के पास है, टेम्परेचर ज़्यादा है ही, तभी बारिश भी ज़्यादा है। उच्च तापमान में क्या आसानी से पनपने वाले जो जीवाणु होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है तो जीवाणु जो आसानी से पनप जाते हैं, ह्यूमस की मात्रा को तीव्र गति से नष्ट और समाप्त कर देते हैं। क्या करते हैं जीवाणु, ह्यूमस की मात्रा को खत्म कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सब की कमी पाई गई है भैया। मतलब आपको यहाँ पे कमी किस किस की दिख रही है, लोहा बच गया था, एल्यूमिनियम बच गया था, ये इसकी तो प्रचुरता होगी, मतलब अच्छी खासी मात्रा में आपको मिलेगा, लेकिन कमी अब देखिए, कमी आपके पास क्या है, नाइट्रोजन की भी कमी, फास्फोरस की, कैल्शियम, सब कुछ कम है। ये मृदा रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए अच्छी है। आप नॉर्मली देखेंगे कि साउथ में रबड़ आपको मिल जाएगा, कॉफ़ी भी आपको कर्नाटका केरल में मिल ही जाती है, तो देखिए ये अच्छी है उसके लिए। अब इसमें क्या है, चाय है, और कॉफ़ी का भाई चाय या बहन चाय, कहवा भाई, रबड़, सिनकोना हो गया, काजू हो गया, मोटे अनाज हो गया, मसाले हो गए, ये समझ लीजिए साउथ में जो जो होता है, जैसे आप देखते हैं मसाले आपका केरल वेरल में होते हैं, वहीं पे आपको इलायची है, कार्डमम हिल है, आपको मिल जाएगा, मसाले मिल जाएंगे, मोटे अनाज मिल जाएंगे, काजू मिल जाएंगे, वो भी आपका नीचे होता है, कहवा, चाय, रबड़, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो चाय तो आपका असम में जाएंगे तो चाय मिलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है थोड़ी बहुत, ऐसा, परंतु इससे जो है कृषि के लिए, कृषि के दृष्टिकोण से ये कम उपजाऊ मृदा है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए है, लेकिन आप कहो गेहूँ चावल उगा लो तो नहीं। अब लेकिन ये मृदा जो है सूखने के बाद बहुत क्या हो जाती है, कड़ी पथरीली सी हो जाती है सूखने के बाद, इसलिए जो है लेटराइट मृदा का प्रयोग जो है मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाली जो ईंटें होती है ना उसके लिए किया जाता है, मतलब सूखने के बाद बहुत ठोस हो जाती है, तो हम ईंटें बनाने का काम कर सकते हैं इस मृदा से। तो इसमें जो पोषक तत्व और पौधे में अपने उनके कार्य, मतलब इसमें फास्फोरस का क्या काम है, जैसे अगर एक तत्व है फास्फोरस, हमने कहा फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम जो है एक साथ ले लो आप, और बाकी के बात करें तो फास्फोरस क्यों होना चाहिए मृदा में, तो मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखिए अगर हम पौधे की जड़ की बात करें उसके विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा संग्रहण के लिए, शीघ्र फल पकाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है फास्फोरस, इसलिए होना चाहिए। नाइट्रोजन वृद्धि और क्या है, प्रोटीन उत्पादन के लिए जरूरी होता है, और पोटेशियम पौधों की वृद्धि के लिए, देखिए नाइट्रोजन जो पौधों की वृद्धि और प्रोटीन के उत्पादन के लिए जरूरी है। पोटेशियम क्यों जरूरी है, रोग प्रतिरोधक गाइस होता रहता है कुछ ना कुछ फ़ोन में गाइस। तो देखिए पोटेशियम क्यों जरूरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, पौधे अपने आप को बचाएं, और क्या है, पानी की उचित अवशोषण के लिए पानी चाहिए पौधे को, तो उसके लिए पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है। कैल्शियम क्यों जरूरी है, आपकी कोशिका संरचना और उसके विभाजन के लिए कैल्शियम जरूरी है, ठीक है, रट लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ के रटना तो पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, हाँ सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अभी जो 4 हमने पढ़े वो इंपॉर्टेंट है। सल्फर भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन और तेल निर्माण में सहायक होता है सल्फर। मैग्नीज क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पढ़ लीजिए, याद होता है तो। मैग्नीज को पौधे में लोहे के अवशोषण में सहायक होता है, और क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है मैग्नीशियम सॉरी। उसके आयरन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रटिएगा। श्वसन और क्लोरोफिल उत्पादन के लिए। मोलिब्डेनम भी पढ़ लीजिएगा, जो दलहन है, दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, तो दलहन की बात हो रही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो गई। कोबाल्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए विटामिन B12 का निर्माण करता है। सोडियम इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खोलने में सहायक होता है, तो इम्पोर्टेंट। जिंक जो है एंजाइम सक्रियता प्रोटीन संश्लेषण में, तो प्रोटीन संश्लेषण तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो गाइस यहाँ पे देखिए फिलहाल हमने कौन कौन सी मृदा कर ली, देखते हैं चल के ऊपर। हाँ
तो मंडलीय मृदा में हमने एक लाल मृदा, या हम कह सकते हैं लाल पीली मृदा हमने करी, जलोढ़ मृदा हमने कर ली, ठीक है, काली मृदा हमने कर ली, फिर हमने लेटराइट मृदा कर ली। तो इतनी मृदा तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो बाकी की है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस। अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर करा करिए। लाइक करने में बहुत टाइम लगता है गाइस, इतना सा क्लिक करना होता है। चलिए फिर यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।